हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हिस्ट्री से वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था बेसिकली फ्रांस में हुआ था। एक टर्मोइल हो गया था सोशल एंड पॉलिटिकल, जिसकी वजह से ये हुआ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1789 टू 1799। ऑलमोस्ट 10 साल चला था ये। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो था मोनार्की, जो सुना है होगा आपने वर्ड मोनार्की, मीन्स बेसिकली अ स्टेट दैट हैज अ हेड, अ फॉर्मर हेड। बेसिकली जो एक फॉर्मल हेड होता है वो होता है, या फिर रॉयल फैमिली जो होती है, जैसे ब्रिटेन में है वहाँ मोनार्की है। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से वो ख़त्म हो गई थी। उन्होंने स्टैब्लिश किया था एक रिपब्लिक, और उन्होंने कॉज भी किया था वायलेंट पीरियड्स ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल। मतलब पॉलिटिक्स की वजह से वहाँ पे इश्यूज होने शुरू हो गए थे। इन्होंने एक और चीज़ करी थी, इन्होंने डिक्टेटरशिप ले आए थे अंडर द नेपोलियन। नेपोलियन बेसिकली एक फ्रेंच स्टेट्समैन है या मिलिट्री लीडर है जिन्होंने जिन्होंने बेसिकली फ्रेंच पे जो है, फ्रांस पे जो है कब्जा कर लिया था। ही वॉज नोन एज नेपोलियन। इस रेवोल्यूशन की वजह से मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी प्रोफाउंड इम्प्रेशन पड़ा था, जिसकी वजह से देयर वाज अ ग्लोबल डिक्लाइन ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्कीज। उस मोनार्कीज जहाँ जहाँ थी उन्होंने रिप्लेस कर दिया था विथ रिपब्लिक्स एंड लिबरल डेमोक्रेसीज। मतलब वहाँ पे अब फॉर्मल हेड्स नहीं होते थे, जो एक हेड होता था जैसे किंग क्वीन होती हैं, वो नहीं हुआ करते थे। अब गवर्नमेंट्स आनी शुरू हो गई थी इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आफ्टर द रेवोल्यूशन। फिर इसकी वजह से एक वेव आई जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हुए बिटवीन द करेबियन एंड द मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट सब जानते हैं गल्फ नेशंस होते हैं, और करेबियन जो है इस रीजन जो अमेरिका में है, सबने नाम सुना होगा करेबियन सी। ये बेसिकली द होल रीजन है जो कवर करता है गल्फ ऑफ मेक्सिको को एंड नॉर्थ अमेरिका को। फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो कॉजेज थे, मतलब बेसिकली व्हाट वाज द कॉज बिहाइंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट इज स्टिल डिबेटेड अमंग हिस्टोरियंस। मतलब अभी तक किसी को पता नहीं चला है व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉज ऑफ दिस रेवोल्यूशन। इट इज स्टिल डिबेटेबल। दो वॉर्स हुई थी। एक हुई थी 7 years वॉर, जो इट वाज अ ग्लोबल वॉर, जो फॉट हुई थी बिटवीन 1756 एंड 1763, जिसमें 5 यूरोपियन ग्रेट पावर्स ने फाइट किया था। उसमें जो है और भी कॉन्टिनेंट्स इन्वॉल्व हो गए थे, जैसे अमेरिका इन्वॉल्व हो गया था, वेस्ट अफ्रीका इन्वॉल्व हो गया था, फिर पर्टिकुलरली एशिया में से इंडिया एंड फिलीपींस भी ऐड हो गया था। ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूरोप जो है 2 कोएलिशंस में स्प्लिट हो गया था। वन वाज द ग्रेट ब्रिटेन एंड अनदर वाज किंगडम ऑफ प्रूशिया। किंगडम ऑफ प्रूशिया और किंगडम ऑफ पोर्चुगल। इस वाली वॉर को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सिर्फ फोकस होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन पे। आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन राइट नाउ। दो वॉर्स थी, 7 year वॉर्स एंड अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर्स, जिसकी वजह से फ्रेंच गवर्नमेंट जो है बहुत बुरी तरह डेप में चली गई थी। इस चीज़ को रिस्टोर करने के लिए, बेसिकली अपना फाइनेंशियल स्टेटस रिस्टोर करने के लिए उन्होंने टैक्सेशन स्कीम स्टार्ट करी, जो ऐसी टैक्सेस स्टार्ट किए जो बहुत रिग्रेसिव थे। मतलब दे वर नॉट गुड फॉर द पीपल हु आर इन मिडिल क्लास और लोअर क्लास। इस रेवोल्यूशन में जो है बैड हार्वेस्ट रही, और फिर डीरेगुलेशन हुआ ग्रेन इंडस्ट्री का, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होने लग गई। प्रिविलेजेस को जैसे मैंने पहले बताया कि उनको इतना इफेक्ट नहीं पड़ा था, दे इंजॉयड इट, बट जितनी भी लोअर क्लास थी या जो इनफ्लेम पॉपुलर थे, उन्होंने रिजेंट किया इस डिसीजन को। इसको चेंज करने के लिए डिमांड्स रखी गई, जिसकी वजह से फॉर्मुलेट हुआ एक इनलाइटमेंट आइडियल्स, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया स्टेट्स जनरल को इस्टेब्लिश करने में इन मई 1789। जो इनलाइटमेंट आइडियाज़ थे, इट्स बेसिकली अ फिलोसफिकल मूवमेंट जो डोमिनेट कर रहा था वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ को इन यूरोप ड्यूरिंग 17th to 19th सेंचुरी।
इसकी वजह से जो कॉन्वोकेशन हुआ ऑफ स्टेट्स जनरल, जो मैंने अभी बताया, स्टेट्स जनरल जो है बेसिकली अ जनरल असेंबली थी जो रिप्रेजेंट करती थी वेरियस स्टेट्स ऑफ द फ्रांस को। जो फर्स्ट ईयर था इस रेवोल्यूशन का, तो मेंबर्स जो थे स्टेट्स जनरल के थर्ड जो लेवल पे आते हैं, दैट इज द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द कंसल्टेटिव असेंबली, उन्होंने कंट्रोल लिया। और बैस्टाइल जो है एक जगह है पेरिस में जहाँ पे अटैक हुआ इन जुलाई, एग्जैक्ट डेट वाज 14 जुलाई 1789। फिर जिसकी वजह से एक अमेंडमेंट पास हुआ जो था राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन का बाय द फ्रेंच असेंबली इन 1789। और तीसरा जो पास हुआ था वो हुआ था वुमेन्स मार्च के बारे में, जो करी गई थी बाय द वुमेन इन द मार्केट्स ऑफ पेरिस इन द ईयर ऑफ अक्टूबर। इसको जो है एक और नाम दिया गया है, उसे कहते हैं अक्टूबर मार्च या अक्टूबर डेज या मार्च ऑन वर्सलीज, जिसकी वजह से फोर्स किया गया था। वर्सलीज जो है बेसिकली एक जगह है और वहाँ पे पैलेस भी है बड़ा नोन, पैलेस ऑफ वर्सलीज। इस मार्च की वजह से जो रॉयल कोर्ट वर्सलीज में आई हुई थी उसको मार्च करके वापस भेज दिया गया था पेरिस में इन अक्टूबर। इसके बाद एक सेंट्रल इवेंट हुआ था इन अगस्त 1789 विच वाज नोन एज द अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म। तो फ्यूडलिज्म बेसिकली होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लीगल, इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड कल्चरल कस्टम्स जो फ्लरिश हुए थे इन द मिडीवल यूरोप फ्रॉम द 9th टिल 15th सेंचुरी। अगर इस चीज़ को ब्रॉडली देखा जाए तो एक वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग है सोसाइटी की अराउंड रिलेशनशिप्स, जिसकी वजह से डिराइव होती है होल्डिंग ऑफ लैंड इन एक्सचेंज ऑफ फॉर सर्विसेज। इस चीज़ को ख़त्म किया गया। इंडिया में भी फ्यूडलिज्म आया था, फ्यूडल लॉर्ड्स जिसमें एक बड़ा कॉमन वर्ड है जो शायद सब नहीं पढ़ा होगा, फ्यूडल लॉर्ड्स जो होते थे उसका अबॉलिशमेंट हुआ इन ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म के साथ साथ जितने भी रूल्स एंड पॉलिसीज थे ड्यूरिंग एंशिएंट रिजीम उनको भी ख़त्म किया गया। एंशिएंट रिजीम जो है बेसिकली पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम थी फ्रांस की फ्रॉम द लेट मिडल एजेस अंटिल द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से अबॉलिशमेंट हो गई। उसके बाद जितने साल आए उसमें जो है पॉलिटिकल स्ट्रगल्स हुई बिटवीन लिबरल असेंबलीज एंड द राइट विंग सपोर्टर्स। राइट विंग सपोर्टर्स बेसिकली वो होते हैं जो बेसिकली दे होल्ड द व्यू दैट सर्टेन सोशल ऑर्डर्स या हायरार्कीज आर इनएविटेबल और नॉर्मल और डिजायरेबल। उसके बाद द रिपब्लिक, दैट इज द फर्स्ट रिपब्लिक, ऑफिशियली द फ्रेंच रिपब्लिक, वो फाउंड की गई इन 1792 आफ्टर द विक्ट्री ऑफ फ्रांस एट वेल्मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था दैट लेड टू इंटरनेशनल कंडमनेशन ऑफ लुइस जो थे किंग थे, लुइस 16th। ही वॉज एग्जीक्यूटेड इन जनवरी 1793। इनका एग्जीक्यूशन भी एक बहुत बड़ा इवेंट है ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसमें ये हुआ था, इट टुक प्लेस ऑन 21st January 1793 at the place of the revolution that is known as the Revolution Square, formerly Place Louis 15th। इसको लेटर रीनेम कर दिया गया प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड इन 1795। दिस इज बेसिकली इन पेरिस। यहीं पे ही कन्विक्ट किया गया था किंग को और अंडर अनैनिमस वोटिंग सिस्टम उनको जो है मेजॉरिटी के बेसिस पर एग्जीक्यूट कर दिया गया था। एक्सटर्नल थ्रेट्स रहे विच क्लोजली शेप द कोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। फिर उसके बाद रेवोल्यूशनरी वॉर स्टार्टेड टू बिगिन इन 1792 और उन सब वॉर्स में फ्रेंच की विक्ट्रीज हुई, जिसकी वजह से फैसिलिटेट हुआ कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इटालियन पेनिनसुला। फिर 1795 में डायरेक्टरी ने अज्यूम कर लिया कंट्रोल ओवर द फ्रेंच स्टेट। डायरेक्टरी बेसिकली है गवर्निंग 5-member कमिटी जो फ्रांस में है थी फ्रॉम 2 November 1795 अंटिल 9 November 1799। उसके बाद ये ओवरथ्रोन कर दी गई बाय नेपोलियन, जैसे मैंने पहले बताया कि नेपोलियन का रूल आ गया था।
फिर जब नेपोलियन आ गए, सो दे स्टार्टेड अ वाइड एरा ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ नेपोलियनिक वॉर्स. नेपोलियनिक वॉर्स जो हैं बेसिकली सेट ऑफ कन्फ्लिक्टिंग वॉर्स हैं जो फ्रेंच एम्पायर में हुई एंड इट्स allies led by Napoleon I against the fluctuating array of European powers जो फॉर्म हुई थी through various coalitions which were financed and usually led by the United Kingdom. जो वेरियस वैल्यूज़ और इंस्टीट्यूशंस हुए थे ड्यूरिंग दिस रेवोल्यूशन वो आज भी फ्रेंच पॉलिटिक्स में हैं, जैसे सप्रेशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम और ग्रेटर डिवीजन ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी, अबॉलिशन ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफ नोबल बर्थ, नॉमिनल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वालिटी अमंग मेन. ये सब आज भी वहाँ पे हैं उनके वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड दे स्टिल डोमिनेट द फ्रेंच पॉलिटिक्स. फ्रेंच रेवोल्यूशन जो थी बेसिकली वो सिर्फ यूरोपियन नेशंस में थी, बट इसका इम्पैक्ट जो था वो ग्लोबल था बिकॉज इट बेनिफिटेड ऑल ह्यूमैनिटी. जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी वजह से काफ़ी अबॉलिशंस हुए थे और इसकी वजह से स्प्रेड हुआ था लिबरलिज्म, रेडिकलिज्म, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म. ये सब स्प्रेड हुआ था बिकॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ओनली. इस रेवोल्यूशन ने एक और विटनेस किया था, दैट इज़ द बर्थ ऑफ टोटल वॉर. इससे ये मतलब है जो भी रिसोर्सेज हैं एक नेशन में या किसी भी सिविलियन एरिया में, उसमें सारी रिसोर्सेज को यूज़ करना एज अ मिलिट्री टारगेट्स एंड मोबिलाइज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी टू फाइट द वॉर. आज भी हिस्टोरियंस जो हैं पॉइंट आउट करते हैं कि जितने भी इवेंट्स या फैक्टर्स हुए विच लेड टू द रेवोल्यूशन वो बेसिकली सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से हुए, फिर जिसकी वजह से न्यू पॉलिटिकल आइडियाज़ इमर्ज हुए, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट ख़त्म हो गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जिन्होंने लीड की थी एग्रीकल्चर फेलियर, अनमैनेजेबल नेशनल डेब्ट, वो सब ख़त्म हुआ. पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट जितना था बिकॉज ऑफ किंग लुइस 16 वो भी ख़त्म हो गया था आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. 18th सेंचुरी के ड्यूरिंग ही एक वहाँ पे एक टर्म आया था पब्लिक स्फीयर, जो फ्रांस एंड यूरोप में था. ये टर्म ये बेसिकली पब्लिक स्फीयर का मतलब है कि एक एरिया है सोशल लाइफ का वेयर इंडिविजुअल्स कैन कम टुगेदर टू फ्रीली डिस्कस एंड आइडेंटिफाई सोसाइटल प्रॉब्लम्स एंड उस पर डिस्कस करें एंड इन्फ्लुएंस करें पॉलिटिकल एक्शन को. बेसिकली डेमोक्रेसी लाना, पॉलिटिकल स्फीयर, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐसे कि वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करे पॉलिटिकल पॉलिसीज़ को. इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से इसी चीज़ का ये इमर्ज हुआ पब्लिक स्फीयर फ्रांस में एंड एवरीवेयर एल्स इन यूरोप. पब्लिक स्फीयर को अगर हम लेमैन लैंग्वेज में देखें, बेसिकली न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स या रीडिंग क्लब्स जहाँ पे लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, या न्यूज़पेपर जिसके थ्रू लोग अपने व्यूज़ और आइडियाज़ को पब्लिश करवाते हैं और डायरेक्ट जो मेन लोग होते हैं वो लोग उसको पढ़ते हैं एंड देन दे थिंक अबाउट व्हाट पॉलिसीज दे शुड अडॉप्ट. इसकी वजह से 18th सेंचुरी में जो वहाँ पे कोर्ट्स थी वहाँ पे कंज्यूमर्स के डिसीजंस या ओपिनियंस ज़्यादा मैटर करते थे एज कम्पेयर टू व्हाट पॉलिटिकल लीडर्स थिंक अबाउट एनी मैटर. जो इकोनॉमी थी ड्यूरिंग द एंशिएंट रिजीम, दैट इज ड्यूरिंग द ईयर्स प्रीसीडिंग द रेवोल्यूशन, वहाँ पे इंस्टेबिलिटी बहुत हो गई थी. जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे जिसकी वजह से रेवोल्यूशन हुआ उसमें इंक्लूड करता था गवर्नमेंट के फिस्कल ट्रबल्स विच वर कॉज्ड बाय अनजस्ट, इनएफिशिएंट एंड डीपली हेटेड टैक्स सिस्टम. जो मैंने पहले बताया कि उनका टैक्स सिस्टम बहुत रिग्रेसिव था, जिसकी वजह से न्यूमरस लार्ज वॉर्स हुई. फिर जो 7 years वॉर्स थी और जो थी और अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर, इसकी वजह से फ्रांस जो है बिल्कुल डेप्थ में चला गया था. उनके पास पैसा नहीं था बिल्कुल भी, उन्होंने सारा पैसा जो है इस वॉर में लगा दिया था. इट वॉज अ कॉस्टली डिजास्टर फॉर देम. फ्रांस में इतनी बुरी तरह इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था कि वहाँ पर खाने तक को कुछ नहीं था, हार्वेस्टिंग नहीं हो रही थी,
इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, जिसकी वजह से खाना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता चला जा रहा था, बिकॉज वो बाकी जगहों पे नहीं पहुंच पा रहा था। और सिंस वहाँ मोनार्की थी, तो जितना भी अपर क्लास था दैट वाज एंजॉयिंग द प्रिविलेजेस, वहाँ उनको कोई कमी नहीं थी किसी भी चीज़ की। सो द रिच रिमेड वेल्दी, और majority of the French population जो थी वो starve कर रही थी। Almost 80% population was starving, while as 20% was rich and they were enjoying their life. इस फाइनेंशियल क्राइसिस में जो स्टेट था उसका इतना बजट डेफिसिट हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट दे वर नियरिंग टू बैंक्रप्सी, and this was due in part to France's costly investment in 7 years war and American Revolution War. 1776 में जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे टर्गॉट, he was dismissed after failing to bring the economy back. फिर उसके बाद इनके बाद जो बनाए गए उनका नाम था जैक्विस नेकर। उन्होंने ये बताया कि इतना रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम था इनके यहाँ, जिसकी वजह से लोअर क्लास जो थी वो बर्डन हो रही थी बाय टैक्स सिस्टम, एंड कोई एग्जेम्पशन नहीं था उन लोगों को। उन्होंने फिर आर्ग्यू किया दैट कंट्री को जो है टैक्सेस को कम कर देना चाहिए, एग्जेम्पशंस देने चाहिए, एंड उन्होंने प्रपोज किया कि बोरोइंग मोर मनी वुड सॉल्व द कंट्रीज फिस्कल शॉर्टेजेस। नेकर की पब्लिश हुई थी रिपोर्ट टू सपोर्ट दिस क्लेम दैट अंडर एस्टिमेटेड, बेसिकली उनकी पब्लिश जो हुई रिपोर्ट, इट वॉज अंडर एस्टिमेटेड एंड इट वॉज नॉट रिसीव्ड वेल बाय द किंग्स मिनिस्टर्स। उस प्रपोजल में उन्होंने बताया था कि कंसिस्टेंट लैंड टैक्स होना चाहिए, जिसकी वजह से टैक्सेशन ऑफ द नोबिलिटी एंड क्लर्जी को एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए, बट इसको जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया। इंस्टेड इसके अगेंस्ट चले गई गवर्नमेंट या उनकी वहाँ की मोनार्की, जिसकी वजह से किंग ने अनाउंस किया स्टेट्स जनरल जो बेसिकली 3 स्टेट्स में ऑर्गेनाइज किया गया, द क्लर्जी, द नोबिलिटी एंड द रेस्ट ऑफ फ्रांस। जो फर्स्ट स्टेट था दैट इज द क्लर्जी, उसमें बेसिकली कैथोलिक्स इंक्लूड होते थे, दैट इज द चर्च। उसके बाद जो सेकंड स्टेट था वो रिप्रेजेंट करता था नोबिलिटी को, जिसमें ऑलमोस्ट 4 मिलियन मेन एंड वुमेन थे हु ओन 25% ऑफ द लैंड। फिर आया थर्ड स्टेट जिसमें 610 मेन थे जो रिप्रेजेंट करते थे 95% ऑफ द पॉपुलेशन। इसमें बेसिकली एजुकेटेड लॉयर्स या लोकल ऑफिशियल्स हुआ करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने थर्ड स्टेट जो हुआ करती थी जिसमें एजुकेटेड लॉयर्स एंड ऑफिशियल्स जो थे, उससे उन्होंने बनाई नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली बेसिकली डिसाइड करती थी व्हाट द नेशंस अफेयर्स आर, और उन्होंने बाकी 2 स्टेट्स को भी इनवाइट किया टू जॉइन देम, बट दे मेड इट क्लियर कि अगर वो आए या ना आए, बट दे विल वर्क फॉर द नेशंस अफेयर्स विथ और विदाउट देम। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन, उससे क्या क्या हुआ, और 3 मेजर स्टेट्स जनरल क्या थे, और उनकी वजह से क्या क्या अबॉलिशंस हुए जिन्होंने इम्पैक्ट किया बाकी नेशंस को भी। इसको अभी हम डिटेल में और पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर।